बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब क्रोनिक हेपेटाइटिस पर आ जाते हैं। सही है। इसमें क्या कहते हैं कि क्रोनिक हेपेटाइटिस वो हेपेटाइटिस होता है जो 6 मंथ से ज़्यादा टाइम लेता है, सही है, डेवलप होने में। सही है। फिर इसके क्लिनिकल फीचर जो होते हैं वो वेरिएबल भी होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं कि नॉन प्रोडक्टिव भी होते हैं। यानी कि एक पेशेंट में ये एक तरह के सिम्पटम्स प्रोड्यूस करते हैं, दूसरे पेशेंट में दूसरे की तरह के सिम्पटम्स, स्पेसिफिसिटी पर नहीं आता। सही है। जनरल सिम्पटम्स इसमें क्या होते हैं, जो फटीग होते हैं, सही है, बंदे में एनर्जी नहीं होता, सेम मलेज होते हैं, लॉस ऑफ एपेटाइटिस होता है और माइल्ड जॉइंटिस के कुछ बाउट्स होते हैं, सही है, एपिसोड्स होते हैं। डायग्नोसिस हम इसके क्या किस तरह करते हैं, हम एक बंदी से ब्लड सीरम ले लेते हैं, ब्लड सैंपल ले लेते हैं और उसके अंदर हम एक एंजाइम को की कंसंट्रेशन को देखते हैं, एमिनो ट्रांसअमाइनेज, सही है। अगर इसका कंसंट्रेशन जो है वो हाई है तो इस बंदी की को चांसेस है कि इसको क्रोनिक हेपेटाइटिस हो। लैब टेस्ट में हम क्या करते हैं, उसी तरह ब्लड सैंपल ले लेते हैं तो उसके अंदर जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम हम देखते हैं, सही है, तो वो ज़्यादा होता है, सही है। इसके अलावा ब्लड के अंदर जो ग्लोबिन ग्लोबिन होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, हाइपरग्लोबिनीमिया होते हैं उसको, और बिलिरुबिन भी ज़्यादा होते हैं, हाइपरबिलिरुबिनीमिया उस बंदे को होते हैं। इसी तरह जो अल्कलाइन फास्फेट है, लिवर का एंजाइम है, ये भी उस बंदे में ज़्यादा होता है, सही है, लिवर के डैमेज की वजह से। इसके बाद प्री एक्टिव क्रोनिक हेपेटाइटिस के बारे में क्या कहते हैं कि यानी कि जो क्रोनिक हेपेटाइटिस के सिम्पटम्स होते हैं वो उसके अपीयर होने से पहले भी कुछ सिम्पटम्स आ जाते हैं, सही है। उसमें सबसे पहले है स्पाइडर एंजियोमा, सही है, पाल्मर एरिथेमा है, और जो लिवर होता है ये भी एनलार्ज हो जाता है, स्प्लीन भी एनलार्ज होता है और हेपेटिक टेंडरनेस होता है, यानी कि पल्पेशन के साथ वह जो लिवर का जगह है वो पेन करता है। इसी तरह जब हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन होता है और हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन है मेरे ख़्याल से, सही है, मैं ये चीज़ को कन्फर्म करता हूँ, ये है हेपेटाइटिस बी एंड सी, यस। हेपेटाइटिस बी एंड सी का जो इन्फेक्शन है, उसमें क्या होता है कि कुछ इम्यून सिस्टम के डिज़ीज़ेज़ जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं और ये डिज़ीज़ क्या करते हैं, वहाँ पर वेसल्स की इन्फ्लेमेशन करते हैं, विसरल्स की भी और सबक्यूटेनियस की भी, सही है, और इसके साथ-साथ ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस काज़ कर देते हैं, सही है। तो ये भी इसमें आ जाते हैं, क्रोनिक हेपेटाइटिस काज़ कर देते हैं। इसके अलावा जो हेपेटाइटिस बी वायरस है, सही है, हेपेटाइटिस बी वायरस ये क्या काज़ करता है, क्रायोग्लोबिनोनीमिया, सही है। इसके बारे में क्या है कि क्रायोग्लोबिनिन एक एब्नॉर्मल प्रोटीन्स है, ये क्लम्प हो जाते हैं ब्लड वेसल के अंदर, एक मास बना देते हैं और वहाँ पर अगेन ये वास्कुलाइटिस काज़ कर देते हैं और इसी तरह कुछ ऑर्गन्स को फिर क्या नहीं मिलती, ब्लड सप्लाई नहीं मिलती। अब आ जाता है कैरियर स्टेट, सही है। एक हेडिंग है द कैरियर स्टेट। कैरियर स्टेट का सिंपली मतलब हमने बोला था कि वो चीज़ है जो एक बंदे में साइलेंटली प्रेज़ेंट हो और वो अपने ऑफ़स्प्रिंग को वो ट्रांसफ़र कर सकता हो। लेकिन यहाँ पर ये जेनेटिकली नहीं है, यानी यहाँ पर स्प्रेडिंग मुराद है, सही है। इस यहाँ पर क्या कहते हैं कि एक बंदे को लेट्स सपोज़ क्या हो गया, हेपेटोट्रोपिक वायरस ने इन्फेक्ट किया, सही है, लेकिन उसके अंदर किसी किस्म की साइन सिम्पटम्स प्रोड्यूस नहीं हुई, सही है, ये एक सब क्लिनिकल स्टेट में था। लेकिन ये क्या था, एक रिजर्वायर बन गया दूसरों के लिए, यानी कि उस बंदे के साथ जब एक दूसरा बंदा वो कांटेक्ट में आ जाते हैं तो उसको ये ट्रांसफ़र हो जाता है और जिसको ट्रांसफ़र होता है उसमें साइन सिम्पटम्स ये प्रोड्यूस करता है। तो जिसमें ये था और साइन सिम्पटम्स प्रोड्यूस नहीं किए थे वो बंदा क्या था, एक कैरियर स्टेट में था, सही है। फिर क्या कहते हैं कि जो हेपेटाइटिस बी वायरस है इसके लिए हम कैरियर स्टेट किस तरह कहते हैं डायग्नोस करेंगे, सही है। ब्लड में हम देखेंगे तो उसमें हेपेटाइटिस बी ई एंटीजन नहीं होगा। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी ई एंटीजन नहीं है तो इसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ भी नहीं होंगी। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी वायरस की डीएनए भी नहीं होगा और जो अमीनो ट्रांसअमाइनेज़ का लेवल है ब्लड के अंदर वो भी नॉर्मल होगा। लिवर के अंदर अगर हम देख लें उसमें इन्फ्लेमेशन नहीं होगा और पेरेन्काइमल डैमेज नहीं होगा, सही है। अब 2 केसेज़ है यहाँ पर, सही है। एक एंडेमिक केस में अगर हम देख लें तो 90% लोग जो होते हैं वो कैरियर स्टेट में चले जाते हैं। लेकिन जो नॉन एंडेमिक एरियाज़ होते हैं वो वहाँ पर कैरियर स्टेज बहुत रेयरली पाया गया है, सही है। ये हमने पिछली बार यहाँ पर एंडेमिक जो अफ्रीकन रीजन था, एशियन रीजन था, इंडियन सबकॉन्टिनेंटल था, ये जो जगह थी यहाँ पर ये एंडेमिकली पाया जाता था, सही है। अब यहाँ पर क्या कहते हैं कि जो 10 टू 40% ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस है यूएस स्टेट में उसकी कैरियर स्टेट्स है, सही है। यानी कि हेपेटाइटिस सी वायरस की यूएस में 10% से लेकर 40% तक कैरियर स्टेट प्रेजेंट है, सही है। अगर हम एचआईवी के बारे में बात करें और उसके साथ क्रोनिक वायरल हेपेटाइटिस की बात करें तो इसमें क्या कहते हैं कि कुछ चीज़ें इन दोनों में कॉमन है, जिस तरह मोड ऑफ ट्रांसमिशन है या रिस्क फैक्टर है या कोई इन्फेक्शन, यानी कि एक दूसरे के साथ मिलकर एक ही बंदे को ये इन्फेक्ट करता है। अगर कोई इन्फेक्शन के बाद हम यूएस में करें तो एचआईवी के साथ जो होता है, कोई इन्फेक्शन में किस तरह होता है कि जो यूएस में एचआईवी है उसके साथ 10% हेपेटाइटिस बी वायरस लोगों को इन्फेक्ट करता है सेम टाइम पर, सही है, और 25% हेपेटाइटिस सी। और ये जो केसेस है ये क्या काज करते हैं, ये सबसे ज़्यादा मॉर्बिडिटी
खतरनाक डिजीज इन मोर्टेलिटी यानी कि मौत काज करती है। ये है HIV पेशेंट्स में मेन काज है HIV पेशेंट की डेथ का क्या, हेपेटाइटिस बी वायरस एंड हेपेटाइटिस सी वायरस की इन्फेक्शन जिसको HIV हुआ हो। अब जो HIV है ये क्या काज करता है, ये जाहिर बात है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है, एड्स है, सही है, ये सेकंड नंबर पर है, सही है। मतलब ये है कि एक बंदे को HIV हो गया और उसको हेपेटाइटिस बी और या सी वायरस ने इन्फेक्ट किया, तो ये मेन काज है किस चीज़ की, मॉर्टेलिटी की, सही है, इनमॉर्बिडिटी की। सेकंड काज क्या है, HIV जो है ना लोगों को खुद भी मॉर्बिडिटी मॉर्टेलिटी काज करते हैं, लेकिन HIV हेपेटाइटिस बी एंड सी के बगैर, सही है। अगर हम इस एड्स की एक सैटिस्फैक्टरी ट्रीटमेंट करें, सही है, ताकि ये हट जाए, तो फिर उस बंदे के लिए जो हम ट्रीटमेंट करेंगे या उस बंदे की जो साइन सिम्टम्स होंगे वो हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी वायरस की तरह होंगे, नॉर्मली HIV इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। अब आ जाते हैं ग्रीन बॉक्स वाली मॉर्फोलॉजी, सही है। ये यहाँ पर ये मॉर्फोलॉजी जो है ना बहुत ज़्यादा है, धीरे-धीरे डिस्कस करते हैं, सही है। सबसे पहले इसकी मॉर्फोलॉजी में क्या कहते हैं कि एक तो हम क्लिनिकल डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, पेशेंट से पूछते हैं आपको क्या-क्या तकलीफ़ है, सही है, साइन सिम्पटम्स की बात कर रहे हैं। दूसरा हम वहाँ से सीरोलॉजिकल डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, मतलब उनके लिए ब्लड टेस्ट कर लेते हैं, उनमें डिफरेंट मार्कर्स लेते हैं। लेकिन इनके साथ-साथ एक और चीज़ भी ज़रूरी होता है कि हम लिवर से स्पेसिमेन ले लें और उसका बायोप्सी करें, सही है। तो उसमें हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले हम डायग्नोसिस कंफर्म करते हैं कि इसमें क्या है, इस बंदे को हेपेटाइटिस है या नहीं है। फिर इसके अंदर हम क्या एक्सक्लूड कर देते हैं, कोएग्जिस्टेंस यानी कि कुछ लिवर के ऐसे डिजीज़ होते हैं जो एक साथ होते हैं, जिस तरह फैटी लिवर डिजीज़ है, हेमोक्रोमेटोसिस है, ये ऐसे डिजीज़ है जो मोस्टली जो होते हैं एक साथ होते हैं, सही है। तो कोएग्जिस्टेंस ऑफ लिवर डिजीज़ उसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं, सही है। तब इसके अलावा हम हिस्टोलॉजिकल फीचर्स को देखते हैं, यानी कि कुछ हिस्टोलॉजिकल ऐसे फीचर होते हैं जो कि ज़्यादा रिस्की होते हैं मैलिग्नेंसी प्रोड्यूस करने के लिए, सही है। ताकि उनका जल्दी से इलाज हो जाए, पहले से इलाज हो जाए। इसके अलावा हम ग्रेडिंग करते हैं, डिग्री ऑफ इंजरी को देखते हैं, इन्फ्लेमेशन को देखते हैं कि लिवर की कितने हेपेटोसाइट डैमेज हुए, वो कितनों की नेक्रोसिस हुई, उसके मुताबिक वहाँ के हम स्टेजिंग एंड ग्रेडिंग करते हैं, सही है। इसके अलावा स्टेजिंग डिग्री ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ द स्कारिंग, मतलब जब वहाँ पर बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है, नेक्रोसिस हो जाती है, तो उसके बाद वो उस जगह पर एक स्कार बनता है, सही है, फिब्रोसिस होती है, तो उसकी भी हम स्टेजिंग करते हैं। अब हिस्टोलॉजिकल ग्रेडिंग एंड स्टेजिंग में हम क्या किंग करते हैं, जब ये करते हैं, तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि अटेम्प्ट ऑफ ट्रीटमेंट, क्या इस टाइम इस बंदे के लिए ये ट्रीटमेंट ज़रूरी है या नहीं है, सही है। प्री ट्रीटमेंट बायोप्सी यानी कि हम कुछ लिवर इस तरह देखते हैं पहले से ताकि उसके लिए ट्रीटमेंट ज़रूरी होते हैं उस पर हेपेटाइटिस आने से पहले, सही है। कुछ न्यू एंटीवायरल थेरेपी होती है जिस तरह हेपेटाइटिस सी के लिए होते हैं, वो भी हम ट्राई करते हैं, उसका भी पता बायोप्सी से चलता है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या कहते हैं कि जो एक्यूट हेपेटाइटिस होता है, क्रोनिक हेपेटाइटिस जो होता है, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस होता है, इनके मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस में सिमिलरिटीज़ हमको मिलती है, सही है। तो सबसे पहले एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस पर आ जाते हैं। अगर हम ग्रॉसली इसको देखें, तो जब ये माइल्ड फॉर्म में होता है, तो इसकी लिवर के अपीयरेंस में किसी किस्म की चेंजेस नहीं होती, हमें नॉर्मल नज़र आता है साइज़ में, शेप में। लेकिन कलर थोड़ा मोल्टेड होता है, यानी कि येलोइश अपीयरेंस देता है। अगर ये सेवियर फॉर्म हो तो फिर वहाँ पर हमें नेक्रोसिस मिलती है और वो भी मैसिव नेक्रोसिस, और नेक्रोसिस की वजह से वहाँ पर हेपेटोसाइट्स ज़ाया हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा लिवर श्रंकन हो जाता है और साइज़ में डिक्रीज़ आ जाती है। माइक्रोस्कोपिकली जब हम देख लेते हैं, तो जो डिफरेंट हेपेटोट्रोपिक वायरस एक्यूट हेपेटाइटिस काज़ कर देते हैं, तो उसमें माइक्रोस्कोपिकली सिमिलरिटीज़ होते हैं। यानी कि अगर हेपेटाइटिस ए वायरस काज़ करे, बी वायरस काज़ करे, सी वायरस काज़ करे, तो अगर हम माइक्रोस्कोपिकली इन तीनों को देखते हैं, तो वहाँ पर हमें सिमिलरिटीज़ मिलती है, सही है। वो सिमिलरिटीज़ क्या होती है, जो मोनोन्यूक्लियर इन्फिल्ट्रेट हमें मिलते हैं, यानी कि जितने भी पेजेज़ होते हैं, चाहे वो प्री एक्टेरिक पेज हो, एक्टेरिक पेज हो, रिकवरी पेज हो, उनमें हम देख लेते हैं कि वहाँ पर जो डिफरेंट लिम्फोसाइट्स वगैरह आए होते हैं, वहाँ पर ज़्यादा होते हैं, सही है, लिम्फोसाइट्स मोनोन्यूक्लियर सेल्स जो होते हैं। इसी तरह थोड़ा-सा डिफरेंस हमें कहाँ पर मिलता है, जब हेपेटाइटिस ए वायरस हेपेटाइटिस काज़ करते हैं। कौन-सा डिफरेंस हमें मिलती है कि इनकी मोनोन्यूक्लियर इन्फिल्ट्रेट में हमें प्लाज्मा सेल ज़्यादा मिलती है, सही है, प्लाज्मा सेल का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। फिर यहाँ पर जो नेक्रोसिस होते हैं, ये बाज़ औक़ात सारे के सारा लोब्यूल जो है उसको ऑक्यूपाई कर देते हैं और उसमें स्प्रेड हो जाते हैं। इसको हम स्पॉटी नेक्रोसिस कहते हैं और इस तरह के हेपेटाइटिस को हम लोबुलर हेपेटाइटिस कहते हैं। तो स्पॉटी नेक्रोसिस एंड लोबुलर हेपेटाइटिस ऑलमोस्ट सेम टर्म है, सही है। फिर आगे क्या कहते हैं कि जो एक्यूट हेपेटाइटिस है, इसमें हमें पोर्टल वेन्स जो होते हैं या पोर्टल वेनस सिस्टम जो होते हैं, वहाँ पर हमें इन्फ्लेमेशन बहुत कम मिलता है या बिल्कुल भी नज़र नहीं आता, सही है। इसी तरह जब हेपेटोसाइट्स को इंजरी हो जाती है, तो 2 तरह के प्रोसेस एक्टिव होते हैं, लेकिन ये दोनों प्रोसेस हेपेटोसाइट की डेथ काज़ करते हैं।
एक प्रोसेस जो होता है वो है एपोप्टोसिस और दूसरा प्रोसेस जो होता है वो है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस में हैप्पैज़र्डली जो हेपेटोसाइट्स होते हैं उनकी डेथ हो जाती है और इसी तरह उनका साइटोप्लाज्म एम्प्टी हो जाते हैं और ये पीसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, क्योंकि इनका जो मेम्ब्रेन होता है वो रप्चर हो जाते हैं। और बाकी उस जगह पर हमें क्या नज़र आते हैं, रिमेन्स नज़र आती है, जो कि साइनोसाइडल स्पेसेस में या साइनोसाइडल रेटिकुलिन नेटवर्क बना रहता है और वहाँ पर मैक्रोफेजेस नज़र आती है। एपोप्टोसिस के केस में हम क्या देखते हैं कि जो हेपेटोसाइट्स होते हैं पहले उनका साइज डिक्रीज हो जाती है और इसी के साथ साथ जो हमारा लिवर है उसका साइज भी डेफिनेटली डिक्रीज होगा और इनके जो साइटोप्लाज्म होते हैं वो एसिनोफिलिक बन जाते हैं। अगर हम इनकी न्यूक्लियर मटेरियल को देखें तो वहाँ पर हमें पिक्नोसिस इन फ्रेगमेंटेड न्यूक्लियर मटेरियल नजर आती है और यहाँ पर हमें इफेक्टर टी सेल्स मिलती है। सही है। अगर ये एक्यूट हेपेटाइटिस सेवियर फॉर्म में हो तो वहाँ पर क्या हमें मिलते हैं, निक्रोसिस अराउंड द सेंट्रल वेन, जो नॉर्मली नहीं होता लेकिन जब सीवियर फॉर्म में आ जाते हैं तो सेंट्रल वेन के अराउंड हमें निक्रोसिस मिलता है। अब इसके बाद क्या कहते हैं कि जिन एरिया में निक्रोसिस हुआ होता है वो एरिया वो किस तरह दिखाई देते हैं, वहाँ पर जो रेटिकुलाइन नेटवर्क होता है वो ब्रोकन दिखाई देता है। इसी जो क्या करता है, ये नेटवर्क सपोर्ट देता है। इसी नॉर्मली वहाँ पर हमें सेलुलर डिब्रेस मिलेगा। ज़ाहिर बात है हेपेटोसाइट की डेथ हो चुकी होती है, डिफरेंट मैक्रोफेजेस वगैरह आई होती है तो वहाँ पर सेलुलर डिब्रेस ही मिलेगा। वहाँ पर हेमरेजेस मिलती है या कंजेशन, दोनों एक ही बात है, यानी कि वहाँ पर ब्लीडिंग हमें मिलता है। इसी है और इन्फ्लेमेशन ज़ाहिर बात है होगा ही होगा। इसके बाद कहते हैं अगर ये जो निक्रो एक्यूट हेपेटाइटिस है ये और सीवियर हो जाए, यानी इसका सीवियरिटी और इंक्रीज हो जाए, तो ये क्या करते हैं, सेंट्रल ब्रिजिंग निक्रोसिस करते हैं और यहाँ पर क्या हो जाता है, पेरेन्काइमल कोलैप्स हो जाते हैं, पेरेन्काइमा कोलैप्स हो जाता है। सही है। अब ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ये किस तरह होता है। ये डायग्राम है। सही है। ये यहाँ पर एक पोर्टर ट्रैक्ट है, यहाँ पर ये सेंट्रल वेन है, इनके दरमियान में यहाँ पर जो पेरेन्काइमा होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं और इसकी वजह ये जो ग्रीन कलर है ना, ग्रीन एंड ब्लू, ये फाइब्रोसिस हो जाती है, फाइब्रस डिपोजिशन हो जाती है और ये एक ब्रिजिंग बना लेती है। ये स्कार यहाँ पर इस तरह बना लेते हैं, इसको हम ब्रिजिंग फाइब्रोसिस कहते हैं या ब्रिजिंग नेक्रोसिस भी कह सकते हैं। सही है। तो ये हो जाते हैं। फिर जब ये मोस्ट सेवियर फॉर्म में चला जाता है तो उससे भी ज़्यादा हेपेटोसाइट्स की नेक्रोसिस हो जाती है और यहाँ पर फुलमिनेंट हेपेटिक लिवर फेलियर हो जाती है। सही है। और यहाँ पर फिर हमारे साथ एक ही रास्ता होता है कि उसके लिए हम क्या करें, लिवर ट्रांसप्लांट करें। फिर इसके बाद क्रोनिक वायरल हेपेटाइटिस के बारे में कहते हैं तो यहाँ पर जो की हिस्टोलॉजिकल साइंस है, मॉनोन्यूक्लियर इन्फिल्ट्रेट सेम टू सेम है। सही, वहाँ पर भी मॉनोन्यूक्लियर इन्फिल्ट्रेट है, यहाँ पर भी मॉनोन्यूक्लियर इन्फिल्ट्रेट है। यहाँ पर ये था। अब आगे क्या कहते हैं कि ये भी माइल्ड टू सेवियर तक रेंज करता है, डिफरेंट इफेक्ट इसका भी होते हैं पोर्टर ट्रैक पर। लेकिन यहाँ पर एक और बात कहते हैं कि इंटरफेयर हेपेटाइटिस भी हो सकता है। ये क्या होता है, हमारा जो इंटरसेलुलर पेरेन्काइमा होता है और पोर्टर ट्रैक होता है, इन दोनों के दरमियान में एक स्पेस जो होता है वहाँ पर जब फिब्रोसिस हो जाते हैं और इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस हो जाते हैं उसको हम इंटरफेस हेपेटाइटिस कहते हैं। इस ये डायग्राम में यहाँ पर है, ये हमारे साथ पोर्टर ट्रैक है, ये डिफरेंट पेरेन्काइमा है। सही है। ये हमारे पेरेन्काइमा ये वही डक जा रहा है। अब इस जगह पर यहाँ पर ये इन्फ्लेमेशन हुआ होता है। सही है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इंटरफेस हेपेटाइटिस कहेंगे। इसके बाद हमारे साथ जो स्कारिंग है, सही है, फिब्रोसिस है, वो सबसे बड़ा हॉलमार्क है, साइन है, मार्कर है किस चीज़ के लिए, प्रोग्रेसिव लिवर डैमेज के लिए या प्रोग्रेसिव क्रोनिक लिवर डैमेज के लिए। यहाँ पर सबसे पहले क्या हो जाते हैं, फिब्रोसिस हो जाते हैं। ये फिब्रोसिस कहाँ तक लिमिट होते हैं, पहले पोर्टल ट्रैक्ट तक लिमिट होता है लेकिन उसके बाद ये एक्सटेंड करता है। एक्सटेंड करता है तो ब्रिजिस नेक्रोसिस में चला जाता है, इसी तरह इंटरफेस हेपेटाइटिस में चला जाता है। ऐसे ही और जब ये और सिवियर हो जाते हैं तो वहाँ पर हमारे साथ नोड्यूल्स बनते हैं और फिर उसको हम क्या कहते हैं, फिब्रोसिस की वजह इसको फिर हम सिरोसिस का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। अब इसके बाद क्या कहते हैं, कुछ स्पेसिफिक साइंस होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि हेपेटाइटिस बी वायरस ने इन्फ्लेमेशन काज की है या हेपेटाइटिस सी वायरस ने हेपेटाइटिस काज की है। सही है। तो क्रोनिक हेपेटाइटिस बी वायरस के लिए क्या साइन है, ग्राउंड ग्लास हेपेटोसाइट्स। ये किस तरह होता है, इन हेपेटोसाइट्स के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो स्वालन होता है। क्यों स्वालन होता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ जो एंटीजन होता है एचबीएस एंटीजन या एचबी सरफेस एंटीजन, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्वेल करता है। सही है, उसकी वजह से होते हैं। और ये हम किस चीज़ के थ्रू कंफर्म करते हैं, अमीनोस्टेटिन से। सही है। इसके बाद हेपेटाइटिस सी के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पर हम देख लेते हैं कि लिम्फोसाइट्स की बहुत ज़्यादा एग्रीगेट्स मिलती है। सही है। और वहाँ पर जो स्कैटर्ड हेपेटोसाइट्स होते हैं उसमें फैटी एसिड चेंजेस आते हैं, फैटी चेंजेस उसमें आती हैं। इसके अलावा वहाँ पर जो बाइल डक्ट होते हैं उसको इंजरी हो जाती है, तो हमें ऐसा लगता है जिस तरह यहाँ पर कोलेंजाइटिस, प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस की साइन हो, यानी कि जो बिलियरी ट्रैक्ट है उसके इन्फ्लेमेशन की तरह साइन हमें देते हैं। सही है, क्योंकि हेपेटाइटिस सी में बिलियरी ट्रैक्ट की इंजरी होती है।